तो आज हम देखते हैं सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी के बारे में। वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? देखिए, जैसे कि हमारा रैम है, रैम कितना है? 4 GB का है। ठीक है, रैम 4 GB का है और हम कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम रन करते हैं, वो कोई गेम है समझ जाइए जो हम खेलते हैं, है ना। गेम खेलते हैं, वो 5 GB का होता है, 5 GB का चलना है उसको, है ना। तो रैम अगर 5 GB का होगा तभी ये गेम चल पाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या काम करते हैं, हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। जैसे कि ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेस को इस प्रोग्राम के लिए खाली कर देता है। अब इससे क्या होगा, जो 5 GB का प्रोग्राम चलने वाला है वो 4 GB तो रैम में ही चलेगा और जो 1 GB बच गया वो इस वर्चुअल स्पेस में, जिसे हम आभासी स्पेस भी कहते हैं, है ना, इसमें चलेगा। ठीक है ना। और ये वो प्रोग्राम होंगे जो हम करेंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे रैम में, जो हमारे मेन मेमोरी में, है ना, जो गेम चलता रहेगा उसे हम, उस प्रोग्राम को हम यूज़ करते रहेंगे, है ना। और जो यूज़ का नहीं रहता हमारे, उसको हम वर्चुअल मेमोरी में स्टोर करके रख देता है। कौन करता है ऐसा काम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हार्ड डिस्क में। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर ले लिए हार्ड डिस्क। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? मेमोरी प्रबंधन की एक क्या है? व्यवस्था है। मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है। ठीक है ना। अब इसके जरिए क्या किया जाता है, बड़े सॉफ्टवेयर को अंशतः मेन मेमोरी में क्रियान्वित किया जाता है, मतलब कि चलाया जाता है। मेन मेमोरी में अंशतः क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब कैसे क्रियान्वित किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी को क्या करता है? खाली कर देता है। खाली करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को खाली करता है, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और यही क्या होता है, जो अपना सॉफ्टवेयर है उसका आंशिक रूप यहाँ स्टोर रहता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसे मेन मेमोरी में ले लिया जाता है और उसका यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, इसका आकार डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। किसका आकार? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क के स्पेस पर। डिस्क मतलब कि हार्ड डिस्क हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, है ना, उसका स्पेस जितना बड़ा होगा, है ना, वर्चुअल मेमोरी की साइज उतनी ही बड़ी हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या हैं? हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को, अगर हमारे पास रैम लिमिट है ना, लिमिटेड है हमारे पास, जैसे कि 2 GB है, 4 GB है, तो हम फिर भी बड़े प्रोग्राम को वर्चुअल मेमोरी की सहायता से रन करा सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मास स्टोरेज डिवाइस क्या होता है।
मास स्टोरेज डिवाइस नाम से स्पष्ट है, मास मतलब कि बहुत मात्रा में स्टोरेज करने के लिए कोई डिवाइस होता है, उसको मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। इसमें दो प्रकार के डिवाइस आते हैं। पहला होता है डिस्क एरे और दूसरा होता है सीडी रोम जग बॉक्स। डिस्क एरे क्या होता है? ये होता है हार्ड डिस्क का सेट होता है, ठीक है। यह हार्ड डिस्क का सेट होता है, मतलब कि डिस्क एरे में एक बॉक्स होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे हार्ड डिस्क मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करने से क्या होता है, स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। मेमोरी स्टोरेज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मास स्टोरेज के लिए हम लोग डिस्क एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एरे से ही स्पष्ट है, एरे मतलब कि पंक्ति होता है। तो हार्ड डिस्क को रखा जाता है, बहुत सारे हार्ड डिस्क को, तो इसीलिए इसको डिस्क एरे कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीडी रोम जग बॉक्स। सीडी रोम जग बॉक्स क्या होता है ना। रोम रीड ओनली मेमोरी। तो यह सीडी रोम का सेट होता है, ठीक है। बहुत सारे सीडी रोम है ना, सैकड़ों सीडी रोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी स्टोरेज क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सैकड़ों सीडी रोम इसके अंदर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मास स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम बड़े से बड़े प्रोग्राम को चला पाते हैं, है ना। जो रैम के द्वारा, हमारे लिमिटेड रैम के द्वारा चलाया नहीं जा सकता, उसे हम ऐसे प्रोग्राम को हम लोग वर्चुअल मेमोरी की सहायता से रन करा पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बफर के बारे में। तो बफर क्या होता है, बफर होता है जब हम यह एक मेमोरी है, ठीक है। यह एक मेमोरी है, ठीक। ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो जब हम कोई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो बीच में जो गति का अंतर होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम बफर मेमोरी का यूज़ करते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल ट्रांसफ़र करते समय गति के अंतर को कम करने के लिए होता है ना। कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब फाइल ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जो गति का अंतर होता है, उस अंतर को दूर करने के लिए बफर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जब हम कोई वीडियो या ऑडियो प्ले करते हैं, तो जो डाटा होता है पहले बफर में सेव होते जाता है, ठीक है ना। पहले बफर में भेजा जाता है, बफर मेमोरी में भेजा जाता है, ताकि वीडियो और ऑडियो कंटिन्यू प्ले हो सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है ना। तो वीडियो और ऑडियो प्ले होने से पहले प्ले होने से पहले बफर में भेजा जाता है, ठीक है। बफर में भेजा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बफर क्या है, एक मेमोरी है जो बीच में कैश मेमोरी की तरह ही होता है ये, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा अस्थायी होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा वोलेटाइल होता है, किससे, कैश मेमोरी से।
अब स्पूलिंग क्या है? तो स्पूलिंग जब हम प्रिंटर को प्रिंट भेजते हैं, प्रिंट देते हैं, ठीक है ना, जब हम प्रिंटर को प्रिंट देते हैं तो यह प्रिंट बफर में भेजा जाता है। अर्थात बफर में पहले जाता है, बफर के पास पहले रहता है ना, उसके बाद वो प्रिंट के लिए दिया जाता है ताकि इसमें डिले ना हो, है ना। जैसे कि काफ़ी सारे प्रिंट हमको देने हैं, काफ़ी अमाउंट में 100 एग्जांपल के लिए 100 प्रिंट देने हैं हमको, तो वो जो पिछला प्रिंट रहता है वो बफर में जाके सेव होते जाता है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग के लिए आगे प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो इसे ही क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? स्पूलिंग कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एक बिट इक्वल्स टू कितना हो, क्या होता है? एक बिट हम 0 या 1, मतलब कि बाइनरी नंबर को, एक बाइनरी नंबर को हम एक बिट कहते हैं, ठीक है। और 4 बिट इक्वल्स टू कितने होते हैं? एक निब्बल होता है, ठीक है। 4 बिट इक्वल्स टू एक निब्बल होता है। और 8 बिट इक्वल्स टू कितना होता है? एक बाइट होता है, ठीक है। और 1024 बाइट इक्वल्स टू कितने होते हैं? 1 किलो बाइट होता है, ठीक है ना। 1 KB 1 किलो बाइट होता है, ठीक। 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। और 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होगा? 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू क्या होगा? 1 टेराबाइट होगा, ठीक है। और 1 टेराबाइट इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए यहाँ तक तो आप सबको पता होगा, है ना। किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये 4 चीज़ें सबको पता रहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सब कोई मोबाइल चलाते हैं, है ना, तो इसके जरिए हमको पता चल जाता है। बट ये यहाँ से एक बिट इक्वल्स टू 0 और 1 एक बाइनरी नंबर होता है, 4 बिट इक्वल्स टू एक निब्बल होता है, और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। इसे याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम ये एक देख लेते हैं, है ना, ये कोई बाइनरी नंबर है 0 1 1 0 1 0, ठीक है, और 1, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं, 8वां, ये हो गया 0, ठीक है। तो हर एक डिब्बे को हम एक बिट कहेंगे, हर एक डिब्बे को हम क्या कहेंगे? एक बिट कहेंगे। लेकिन हम जब 4 डिब्बों को एक साथ ले लें, 4 डिब्बों को एक साथ ले लें, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक निबल कहेंगे, ठीक है। 4 डिब्बों को एक साथ ले लें मतलब कि 4 बिट यहाँ पर हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक निबल कहेंगे। और जब हम इस 8 डिब्बे को एक साथ ले लें तो हम इसे कह देंगे एक बाइट, ठीक है। मतलब कि 4 बाइनरी नंबर मिलकर एक निबल बनाए, 4 बिट मिलकर एक निबल बनाए, और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये तो पता ही है आपको, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट,
इसके बाद आप याद रखिए पेजी। क्या याद रखेंगे? PEZY, ठीक है ना, पेजी, है ना। पेजी याद रखना है आपको। पेजी इज़ वेरी इजी, है ना, याद रखना बहुत इजी है। तो 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पी से पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, ई से एक्साबाइट, ठीक। 1024 एक्साबाइट 1024 एक्साबाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 जेटाबाइट, ठीक है। और 1024 जेटाबाइट इक्वल टू हो जाएगा 1 योटाबाइट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, Z पहले आ गया है, योटा बाद में आया है, मतलब कि योटा बाइट सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? योटा बाइट, ठीक है। उसके बाद जेटा बाइट, उसके पहले जेटा बाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान में रखिए, इजी भी है, ठीक है ना। और इसके ज़रिए आप याद रखिए, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? बिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक डब्बे को क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे। 4 डब्बे मिल गए, निब्बल, है ना। और 8 बिट मिल गए तो 1 बाइट, ठीक है। मतलब कि ये 4 हो गए 1 निबल और ये 4 हो गए 1 निबल, मतलब कि टोटल कितने निबल हो गए? 2 निबल हो गए। 1 निबल ये और 1 निबल ये, मतलब कि 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निबल होते हैं, ठीक है। तो 1 बाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 निबल, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिए। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर 1024 जो है, ठीक है ना, 1024 इक्वल होता है किसके? 2 टू द पावर 10 के, ठीक है। 1024 इक्वल होता है 2 टू द पावर 10 के, मतलब कि 1 किलो बाइट इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 10 बाइट, ठीक है ना। 2 टू द पावर 10 बाइट्स लिख सकते हैं, 1 किलो बाइट इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और इसको हम लोग अप्रॉक्स कितना लिख सकते हैं? 1024 को अप्रॉक्स से कितना लिख सकते हैं हम लोग? 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अप्रॉक्स मान है, ठीक है ना। अप्रॉक्स ही पूछा जाएगा अगर ये मान पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। तो 1024 को हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10 या 10 टू द पावर 3 बाइट, ठीक है। अब देखिए इसी तरह, अब 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितने बाइट पूछेगा डायरेक्ट, है ना। किलो बाइट पूछेगा तो सेम रहेगा, 2 टू द पावर 10 किलो बाइट होगा और 10 टू द पावर 3 मेगा किलो बाइट होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है? क्योंकि 1024 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 होता है, तो इसलिए मेगाबाइट 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितना किलो बाइट पूछेगा, तो आप क्लियरली बता सकते हैं 10 टू द पावर 3 किलो बाइट। बट अगर ये पूछा कि 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 2 टू द पावर 10 बाइट्स कितने होते हैं? 1 किलो बाइट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और किलो बाइट आ गया है, मतलब कि 1024 किलो बाइट, इसे हमको बाइट में बदलना है, ठीक है ना। तो 1024 तो ऑलरेडी 2 टू द पावर 10 होता है और 1 किलो बाइट हम देख चुके हैं 2 टू द पावर 10 बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 टू द पावर 20 हो जाएगा, 20 बाइट्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 20 बाइट्स, ठीक है। और
यहाँ तो पहले ही ये क्या था, 10⁻³ था, है ना, और 1 किलोबाइट इक्वल्स टू हम देख चुके हैं 10⁻³ बाइट्स, तो इंटू 10⁻³ बाइट्स, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6 बाइट्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है 10⁻6 बाइट्स। ठीक, वैसे ही सेम आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, 1 GB इक्वल्स टू कितने बाइट होते हैं, ठीक है ना, 1 GB इक्वल्स टू कितने बाइट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻, इसमें 10 बढ़ा है तो फिर 10 बढ़ जाएगा 30 बाइट्स। ठीक है ना, या 10⁻, यहाँ पर 3 के बाद 6 में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो फिर से 3 बढ़ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से 6 आने में कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो 6 में फिर 3 जोड़ दो, है ना, तो 9 हो जाएगा, तो 10⁻9 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ 10 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी 10 इंक्रीज़ हुआ, फिर 30 में 10 इंक्रीज़ करो, 2⁻40 बाइट्स हो जाएंगे, या 10⁻, फिर यहाँ 3 इंक्रीज़ करो 12 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 10 इंक्रीज़ होगा 2⁻50 बाइट्स हो जाएंगे, या फिर 10⁻15 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें 2⁻60 बाइट्स हो जाएंगे, या फिर 10⁻18 बाइट्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 2⁻70 या फिर 10⁻, कितना हो जाएगा 21 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 2⁻80 या फिर 10⁻24 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी है ना कैलकुलेशन। अगर देखें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 2⁻10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है ना, और ये सीक्वेंस तो आपको याद रहेगा ही। और डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब डायरेक्ट निकालने के लिए जैसे कि क्वेश्चन आ गया 1 टेराबाइट इक्वल्स टू कितने KB, है ना, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू KB में हमको निकालना है। ठीक है, तो 1 टेराबाइट इक्वल्स टू कितना होता है 1024 MB, 1024 GB। ठीक है, 1024 GB, और 1 GB इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये होता है 1024 MB। ठीक है, तो 1024 इंटू 1024 MB हो गया, और 1 MB इक्वल्स टू कितना हो जाता है 1024 KB इंटू 1024 KB। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले टेराबाइट को GB में कन्वर्ट कर दिया, है ना, और फिर उसके बाद क्या किया, GB को MB में कन्वर्ट कर दिया, MB को फिर KB में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखा हुआ होगा, या फिर इसको आप 2⁻10 कर सकते हैं, इसको भी 2⁻10 कर सकते हैं, इसको भी 2⁻10 कर सकते हैं, तो 2⁻30 आ जाएगा, 2⁻30 KB इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अब जैसे देखते हैं 1 एक्साबाइट देख लेते हैं। ठीक है ना, 1 एक्साबाइट इक्वल्स टू कितने MB होंगे, कितने मेगाबाइट होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एक्साबाइट। ठीक है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे। ठीक है, एक्साबाइट के पहले क्या आता है आप देखिए, पेटाबाइट। ठीक है ना, पेटाबाइट के पहले क्या आएगा, टेराबाइट के पहले क्या आएगा, गीगाबाइट, और गीगाबाइट के पहले क्या आएगा, मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट। ठीक है, तो जो अंतर है, 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 4 अंतर, 4 अंतर है, तो 2⁻40 बाइट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और 1 अंतर में 10⁻3 आएगा, इसमें भी 10⁻3 आएगा, 10⁻3 आएगा, 10⁻3 आएगा, मतलब कि 3 चौक 12, 10⁻12। ठीक है ना, 2⁻40 या फिर 10⁻12 MB हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था उसको इस मेथड से बना के देखते हैं। हम किससे गए थे, टेराबाइट से हम किस में गए थे, किलोबाइट में गए थे। टेराबाइट से किलोबाइट में गए थे, ठीक है ना। टेराबाइट के पहले क्या आएगा, गीगाबाइट। गीगाबाइट के पहले क्या आएगा, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या आएगा, किलोबाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखें 1 2 3, तो 2 टू द पावर 30 हो गया, या फिर 3 3 6 3 9 10 टू द पावर 9 क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। 1 टेराबाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 30 या फिर 10 टू द पावर 9 किलोबाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है ना। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसको याद रखना, इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत आसान है। स्टार्टिंग का 3 मैंने बता दिया था डायग्राम के जरिए, और लास्ट का बहुत इजी है क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, पेजी, ठीक है ना, PEZY, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पिछले जिस क्लास में हमने कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं उनका फुल फॉर्म हमने देखा था, उसके बाद से जितने भी क्लास हुए हैं उसके बीच में जो भी फुल फॉर्म वाले टर्म्स आए हैं उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो जाकर एक बार क्लास को देखिए, है ना, पढ़िए, इससे आपको याद हो जाएंगे ये सारी चीज़ें, और यहाँ आसानी से फिर आप बता सकेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और आसानी से यहाँ पर याद भी हो पाएंगी आपको, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद है रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम के 3 प्रकार और हैं, जैसे कि पीरोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और EEROM, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ठीक है। EPROM को हम लोग UV रेज से इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना, और EEROM को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देकर इसके डाटा को इरेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बायोस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पोस्ट, ठीक है ना, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बूटिंग के दौरान किया जाता है, ठीक है ना, हार्डवेयर को चेक करने के लिए कि सही से कनेक्टेड है कि नहीं है। इसके लिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बायोस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी, मतलब कि एक ही बार लिखना है और बार बार हमको पढ़ना है। ये किस में होता है, CD रिकॉर्डेबल में हम लोग ये चीज़ देखते हैं। CD रिकॉर्डेबल में हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, भले ही उसे कितने बार भी पढ़ें, ठीक है ना। तो राइट वंस रीड मेनी CDR में यूज़ होता है। वॉर्म, आस्काई, ASCII, ठीक है ना, आस्काई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। लिस्प, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना, लिस्ट, LIS से लिस्ट और P से प्रोसेसिंग, ठीक है। HVD सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाला मेमोरी डिवाइस है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इसी की होती है, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इसी की होती है। HVD क्या होता है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये रजिस्टर का एक प्रकार है MAR,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये किसी भी डाटा के एड्रेस को अपने पास स्टोर करके रखता है और सीपीयू को जब उसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत उसे दे देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग MBR। MBR होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और सीपीयू के बीच में बफर का काम करता है, इसलिए मेमोरी बफर रजिस्टर बोलते हैं। ये एड्रेस को अपने पास स्टोर करता है। एड्रेस की जानकारी MAR को होती है, लेकिन उसका स्टोरेज MBR के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।